आईटीसी वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बातें नहीं, ध्यान दो। हाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो आईटीसी के ब्लॉक का ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 18 जो अपना पेंडिंग था, तो वहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं क्या बोला हुआ है। 18 सब सेक्शन, सॉरी जो सेक्शन नंबर 18 है उसमें सबसे पहला जो सब सेक्शन है अपना दैट इज 1। उसके अंदर आपको 4 अलग अलग कैटेगरीज दिखेंगी क्लॉजेस के फॉर्म में। क्लॉज नंबर ए से लेके क्लॉज नंबर डी तक 4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे क्या बोला हुआ है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है। जो फर्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर ए, वहाँ पे बोला है आईटीसी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ इनपुट्स। ये आपको रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट याद करना पड़ेगा, जो सेक्शन 25 में हम बात कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की। तो 30 डेज वाली वहाँ पे टाइम लिमिट थी। तो हमने जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट अपनी क्रॉस हो गई 20 लाख 10 लाख 40 लाख रुपीज़ जो भी रिस्पेक्टिव लिमिट आप पे एप्लीकेबल है, वो क्रॉस होने के कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 30 डेज में। 30 डेज में अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है, तो आप रजिस्टर्ड कब से माने जाओगे? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी होगी? जिस दिन सर्टिफिकेट आया वो, या जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई थी वो? जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई थी वो। ये चीज़ क्लियर है आपको? उसी पॉइंट को यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दिया, आपको जीएसटी नंबर अलॉट भी हो गया और जीएसटी नंबर इफेक्टिव कब से वो डेट भी पता चल गई। तो जिस दिन आपका जीएसटी नंबर इफेक्टिवली अप्लाई हुआ उस दिन या उसके एक दिन पहले भी तो आपके गोडाउन में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ सेमी फिनिश गुड्स या कुछ फिनिश गुड्स पड़े होंगे जिसके अंदर जीएसटी पेड इनपुट्स यूज हुए होंगे। हो सकता है ऐसा? अब इमेजिन करो वो सिचुएशन कि अभी तक आप बिजनेस कर रहे थे अपना, तो इनपुट टैक्सेस आप पे तो कर रहे थे, बस बिकॉज आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, आपको कोई आईटीसी मिलता नहीं था। तो आईटीसी ना मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनपुट टैक्स पे नहीं किया, पे तो आप कर ही रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, तो अब आप जो भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स आपके पास पड़ा है उसको बेचोगे तो उसमें तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे, तो एटलीस्ट उस लॉट पे तो आपको आईटीसी की रिक्वायरमेंट होगी और आप क्लेम करोगे। ये वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो बोला कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया विद इन 30 डेज, आपका जीएसटी नंबर वैलिड कब से हुआ? जिस दिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई थी उसी दिन से। तो उसके एक दिन पहले तक आपकी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल के फॉर्म में या सेमी फिनिश गुड्स के फॉर्म में या फिनिश गुड्स के फॉर्म में, 3 वेराइटी हो सकती है, तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास इनपुट्स हैं जिसपे आपने जीएसटी पे किया हुआ है, उसके इनवॉइसेस आपके पास है, तो उसके बेस पे अब आप आईटीसी ले सकते हो। बिकॉज ये गुड्स जब बिकेंगे तो उन पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा, और होगा तो फिर आमने सामने आईटीसी क्लेम करना आपको अलाउ किया जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो क्लॉज ए में ये सिचुएशन बोलिए कि जो इनपुट्स स्टॉक में पड़े हैं, ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं, उस पर आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। ये फर्स्ट इंस्टेंस हो गया। सेकंड देखते हैं बी क्लॉज क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो मेन हेडिंग में ही क्लियर कर दिया वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन का रेफरेंस भी आपको दिया हुआ है 25 वाला। ये पॉइंट भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर कोई जीएसटी नंबर वॉल्यूंटरीली अप्लाई करना चाहता है तो ले सकता है या नहीं? टर्नओवर क्रॉस नहीं भी हुआ हो तो भी तो क्लेम कर ही सकता है। तो अगर आपने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो जीएसटी में आपको कोई कंप्लायंसेस में डिस्काउंट, कोई प्रिविलेज, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, या बाकी सब असेसीज की तरह आपको सिमिलर ट्रीट किया जाएगा? ये पॉइंट भी वहाँ पे हमने देखा था कि भाई रजिस्ट्रेशन आप वॉल्यूंटरी कराओ या मैंडेटरी, एक बार आपने रजिस्टर करवा लिया तो बाकी जीएसटी होल्डर्स और आप में कोई फर्क नहीं है, कंप्लायंसेस तो सबको एक बराबर ही करने पड़ेंगे। ये बात अपनी हो चुकी थी। इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो भी ये सेम रूल आप पे एप्लीकेबल होगा कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ उसके एक दिन पहले तक आपकी इन्वेंट्री में जो भी इनपुट है उसका आईटीसी आपको क्लेम करना है तो आप करो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। क्लियर? तो ये भी सेकेंड इंस्टेंस हो गया वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं क्लॉज सी में, आईटीसी अवेलेबल व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है। अब सीजेस टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब फिर ये है कि अभी तक वो कॉम्पोजिशन स्कीम में था और अब नॉर्मल स्कीम में आ गया। अब आपको इसके लिए सेक्शन नंबर 10 याद करना पड़ेगा। जो कॉम्पोजिशन स्कीम की अपने बात कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि जो लिमिट होती है कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल होने की, वो लिमिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पे होती है। तो अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 150 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं था तो इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। फिर हमने ये भी देखा कि इस साल आपके फर्स्ट इनवॉइस से आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट नहीं करना है अगर आप स्कीम ऑप्ट कर रहे हो। बट अगर आपका इस साल का टर्नओवर 150 लाख से ऊपर चला गया तो क्या होगा? उसके बाद जो इनवॉइस आप इशू करोगे उसमें जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये इंस्टेंस को हमने यहाँ पे रिलेट किया कि कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर हो गए, नॉर्मल स्कीम में आ गए, तो अब तक तो आप जीएसटी कलेक्ट कर नहीं रहे थे 150 लाख तक, उसमें जितना इनपुट आपने खरीदा उसका कोई आईटीसी आपको मिल नहीं रहा था क्योंकि ये कंडीशन थी। लेकिन अब क्योंकि 150 लाख के सेल के बाद आगे के इनवॉइस पे आपने जीएसटी कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके सामने जो आईटीसी आपने पे किया वो मिलना चाहिए या नहीं? अब जो स्टॉक बिक रहा है उस पर तो मिलना चाहिए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि जैसे आप कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो जाओगे तो अब आपको आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा।
आ गया समझ में, क्लियर। तो अलग अलग इंस्टेंसेस बताए। फर्स्ट बोला जब आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया, फिर बोला आपने वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन किया, अब बोल रहे हैं आप कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, तो हर सिचुएशन में ये क्लॉज एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद क्लॉज डी में आईटीसी अवेलेबल व्हेन एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल। देखो एक और एग्जांपल, अभी तक जो सप्लाईज आप कर रहे थे कौन से नेचर के थे, वो एग्जेम्प्ट, तो उस पर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा था। जो भी इनपुट टैक्स आप पे कर रहे थे वो आपकी कॉस्ट बन रहा था, उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि अमेंडमेंट हो गया, आपके सप्लाईज जो अभी तक एग्जेम्प्ट नेचर के थे, अब काउंसिल ने बोला कि अब इस पर जीएसटी कलेक्ट करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगले इनवॉइस से जब आप जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, तो अब उन गुड्स में जो भी आईटीसी आपका लगा हुआ है वो क्लेम करोगे या नहीं, मिलना चाहिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है। तो ये चारों क्लॉजेज में अलग अलग एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, और हर एक में पॉइंट वही है कि अभी तक हम आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम आईटीसी क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट सबसेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट सबसेक्शन देखना 18 सबसेक्शन 2, वो रूल 40 और 44 ऐसे दो रूल्स हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले अपने सेक्शंस कंप्लीट करते हैं। सबसेक्शन 2 में ये बोला कि अगर आप सबसेक्शन 1 में, अभी जो पीछे अपन ने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, उसमें अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो अब, क्योंकि अभी तक तो नहीं कर रहे थे फॉर एनी रीजन, अब आप क्लेम करने वाले हो, तो बोला कि आईटीसी आप क्लेम करोगे तो उसी स्टॉक पे करोगे जो गोडाउन में पड़ा हुआ था अभी तक। तो वो स्टॉक आपने जब परचेज किया होगा तो उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया होगा, इसका इनवॉइस आपके पास होना चाहिए। लेकिन वो जो इनवॉइस है, वो इनवॉइस कितना पुराना हो सकता है उसके ऊपर एक कंडीशन है, और बोला कि 1 ईयर से ज़्यादा पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जिस दिन आप जीएसटी पे करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लायबल हुए, आईटीसी अवेल करने के लिए एलिजिबल हुए, उसके 1 साल के अंदर अंदर, पास्ट 1 ईयर में आपने जो भी परचेजेस किए थे उनमें आपको आईटीसी लेना है तो आप क्लेम कर सकते हो। तो आपके गोडाउन में जो इन्वेंट्री पड़ी है रॉ मटेरियल की, वो रॉ मटेरियल का इनवॉइस अगर 1 साल से पहले का है तो आपको उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, भले पीछे बोला था। लेकिन अगर लास्ट 1 ईयर का परचेज है और उसका बिल है आपके पास, तो ये आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसमें डिपार्टमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, ये इम्प्लाइड है। पुराना डेड स्टॉक का आप आईटीसी ना अवेल कर लो, इसके लिए आपको रोका है। तो उन्होंने बोला कि लास्ट 1 ईयर में जो परचेजेस किए होंगे उसमें से अगर कुछ रॉ मटेरियल अभी भी है आपके पास, आप आईटीसी लो। लेकिन उसके पहले का कोई इनवॉइस होगा, उसका कोई रॉ मटेरियल पड़ा है, तो वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर। ये 18 सबसेक्शन 2 में इतनी कंडीशन है। अब ये लास्ट जो पेपर था आपका 2021 दिसंबर का, उसी में उन्होंने एमसीक्यू में ये टॉपिक पूछ लिया था कि भाई कितना पुराना इनवॉइस होगा तो चलेगा। सिंपल 1 ईयर आपको टिक करना था। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। आगे बढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 3 देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अलाउड वेयर देयर इज अ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। बहुत सिंपल टॉपिक। आईटीसी जो है वो पास ऑन भी हो सकता है अगर बिजनेस पास ऑन हो गया तो। अब मेरा बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ वो, उसमें बहुत सारा आईटीसी मैंने अक्यूमुलेट किया है जो यूटिलाइज करना बाकी है, और मैंने अपना बिजनेस जो है आपको पूरा सेल आउट कर दिया। मतलब पूरा बिजनेस आप खरीद लो मुझसे, मुझे पैसे दे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना है। आपने बिजनेस बाई कर लिया, अब जीएसटी नंबर मेरा वाला तो मैं लेके जाऊँगा, आपको जीएसटी नंबर थोड़ी ना पास ऑन करूँगा, वो तो पर्सनल होता है। तो आप अपना जीएसटी नंबर यूज़ करके इस बिजनेस को अपने नाम पे रजिस्टर करोगे, तो उसमें असेट भी आपको मिल रही है, बिजनेस परचेज करने पे लायबिलिटीज़ भी आपको मिल रही है, इन्वेंट्री स्टॉक सब कुछ आपका हो गया। तो जो आईटीसी पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज, वो भी तो आप क्लेम कर ही सकते हो ना। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे यही बोला है कि अगर एक असेसी अपना बिजनेस किसी और को पास ऑन कर देता है, तो उसका जो भी अनक्लेम्ड आईटीसी अवेलेबल है वो बायर क्लेम कर सकता है, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो जस्ट बिकॉज आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, तो उस वजह से हम आपका आईटीसी का बेनिफिट जो है वो आपसे वापस नहीं लेंगे, जो नया ओनर है वो क्लेम करे। ये पॉइंट मर्जर में भी एप्लीकेबल होगा, अमालगमेशन में भी एप्लीकेबल होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बिजनेस परचेज में भी एप्लीकेबल रहेगा। डन, यहाँ तक समझ आया। तो ये हो गया 18 का आपका सबसेक्शन 3। उसकी लैंग्वेज पढ़ लो अंदर, देखो ये टर्म्स मिलेंगे, मर्जर, अमालगमेशन। बोलो कोई क्वेरी आया समझ में पॉइंट? देखें आगे। नेक्स्ट देखना सबसेक्शन 4, आईटीसी रिवर्सल ऑन गुड्स और सर्विस सप्लाइड बिकमिंग एग्जेम्प्ट और व्हेन ही ऑप्ट्स फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये रिवर्स सिचुएशन है। जो 18 सबसेक्शन 1 में आपने देखा, वहाँ पे ये था कि आप एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में आ रहे थे, कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ रहे थे, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ रहे थे, तो अब आईटीसी मिलेगा। यहाँ रिवर्स सिचुएशन हो रही है। अभी तक जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे ना वो टैक्सेबल था, जीएसटी कलेक्ट हो रहा था, आईटीसी क्लेम हो रहा था, रूटीन था। अब क्या हो गया, काउंसिल ने बोला कि अब ये गुड्स को हम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आगे आपको अब आईटीसी ना क्लेम करने को मिलेगा, ना आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना है। ये इफेक्ट है इसका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी 1 to 1 यूनिट टू यूनिट को रिलेट होकर क्लेम नहीं होता। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। हमने इसमें ये देखा था कि मैंने अगर रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है
और वो रॉ मटेरियल मेरे गोडाउन में पड़ा है, उसका इनवॉइस आ चुका है, पेमेंट हो गया है, तो मैं उसका आईटीसी लेजर में लेके जा सकता हूँ और अगले महीने मैं उसको पूरा भी क्लेम कर सकता हूँ। तो नॉट नेसेसरी कि जब तक वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक बिकेगा नहीं तब तक आईटीसी नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1-to-1 कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वैसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो इनपुट खरीदा उस पर जीएसटी भरा, जब तक वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होकर बिकेगा नहीं, टैक्स आएगा नहीं, तब तक क्लेम नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लमसम चलता है। परचेजेस करते जाओ, इनपुट टैक्स अक्यूमुलेट करते जाओ, सेल करते जाओ, आउटपुट टैक्स के सामने सेट ऑफ लेते जाओ। ये सिंपल सिस्टम चलेगा, तभी वो मैनेज हो पाएगा। अगर 1-to-1 करते ना तो प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन के लिए आईटीसी क्लेम करना मुसीबत हो जाता। कैसे रिलेट करेगा, कितना रॉ मटेरियल कितने प्रोडक्शन में गया, फिर उसमें से कितना सेल हो गया, कितना इन्वेंट्री में पड़ा है, वो बाइफर्केशन ही करता रहेगा। एट दी एंड मिलने वाला तो है आईटीसी, तो क्यों अननेसेसरी इतना कॉम्प्लिकेट करना है। तो इसलिए उन्होंने उसको टोटल बेसिस पे रखा। अब इसमें एक ये प्रॉब्लम भी आती है कि जब टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम में कन्वर्ट हो गई, तो प्रॉब्लम ये है कि आपके गोडाउन में रॉ मटेरियल पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स पड़े हैं, फिनिश गुड्स पड़े हैं, जो अभी तक बिके नहीं है, लेकिन आपने जब परचेज किए थे तब आपका आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल था, तो आपने तो इमीडिएटली उसका आईटीसी जो है वो लेजर में क्लेम कर लिया होगा। हो सकता है अगले महीने उसको यूटिलाइज भी कर लिया हो। अब पता है सिचुएशन ये है, जो फिनिश गुड्स गोडाउन में पड़ा है, जो रॉ मटेरियल पड़ा है, उसका आईटीसी आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, बेनिफिट ले चुके हो, लेकिन जो वो गुड्स अब बिकेगा आफ्टर दिस एग्जेम्पशन या फिर जो अमेंडमेंट आया उसके बाद, अब जब ये गुड्स बिकेगा तो इस पर आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होने वाला। तो जिन गुड्स पे आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होने वाला है फ्यूचर में, आपने उस पर आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को अलाउ करेगा। वो क्या बोलेंगे, बोले काम करो, जितना भी आईटीसी आपने अवेल कर लिया था, क्योंकि हमने अलाउ किया था, उसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्सल तो हो ही सकता है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको उन्होंने अलाउ किया कन्वीनियंस के लिए, लेकिन अब जब सिचुएशन चेंज हुई है तो फिर उनको रिवर्सल करने का भी राइट है और वो ऐसा बोल सकते हैं। अब ये आईटीसी रिवर्सल जो है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे। अपन ने को सेक्शन 49 पढ़ा था, जहाँ पे लेजर्स की बात हो रही थी, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर। तो उस पॉइंट से थोड़ा इसको रिलेट कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि रिवर्सल कैसे होता है। देखो, आईटीसी में दो स्टेप्स होते हैं, दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी और एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो दोनों में डिफरेंस समझो। आईटीसी अवेल करने का मतलब कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, आ गया है, उसका इनवॉइस भी आ गया, पेमेंट हो गया। अभी मैंने जो उसमें इनपुट टैक्स पे किया है ना, उसकी एंट्री मैंने लेजर में कर दी कि इतना इनपुट टैक्स अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं अवेलमेंट। लेकिन फिर जब मंथ खत्म हो जाता है और अगले महीने हम सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, मंथली रिटर्न, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेट ऑफ ले लेते हैं कि भाई चलो जितना आउटपुट टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें जितना इनपुट टैक्स भरा उसको माइनस करो, डिफरेंस का अमाउंट कैश में पे कर दो, यही होता है। तो ये जो आपने सेकेंड स्टेप किया ना, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन। तो अवेलमेंट का मतलब कि अभी आपने सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, कैश में सेटल नहीं किया या उसको यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि रिटर्न फाइल करते टाइम आपने उन क्रेडिट्स को यूज कर लिया। तो फर्स्ट स्टेज इज अवेलमेंट एंड सेकंड स्टेज इज यूटिलाइजेशन। आया समझ में। अब जब आईटीसी के रिवर्सल की बात आती है तो डिपेंड करता है कि अभी आप कौन से स्टेज पे हो। अगर आपने आईटीसी अभी सिर्फ अवेल किया है, सिर्फ अवेल करने का मतलब लेजर में एंट्री की है, तो वो एंट्री को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स में आपने किया, एंट्री को अगर रिवर्स करना है तो क्या करते हैं, क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर देते हैं, हो गया ना, इफेक्ट नलीफाई। तो अगर सिर्फ अवेलमेंट हुआ है तो इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, आईटीसी रिवर्स करने के लिए सिर्फ एक एंट्री आपको पास करनी है और कुछ नहीं करना। आए समझ में। लेकिन आपने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया था, सरकार को टैक्स चुकाते टाइम उसके क्रेडिट को सेट ऑफ कर लिया था और उसका बेनिफिट ले लिया था। अब रिवर्सल कैसे होगा, कैश में पेमेंट करके, क्योंकि आपने बेनिफिट भी तो लिया था। पिछले महीने आप सोचो, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सपोज 1 लाख रुपए थी और आपने आईटीसी अवेल कर लिया था 40,000 रुपये, तो कितना आपने जीएसटी कैश में पे किया होगा, 60,000। क्योंकि आपने सिर्फ 60,000 पे किया, कहीं ना कहीं वो 40,000 आपने कैश कम पे किया ना। ये आईटीसी क्लेम नहीं करते तो कितना कैश चुकाते, पूरा 1 लाख। समझ आ रहा है। अब यही आईटीसी को रिवर्स करने की बात हो रही है, तो सरकार क्या बोलेगी, बोले 40,000 जो आपने कम दिए थे पिछली बार, अब वो पे करो, तभी तो रिवर्सल इफेक्टिव होगा। समझ आ रहा है। तो आईटीसी का अवेलमेंट हुआ है या यूटिलाइजेशन हुआ है, कौन से स्टेज पे है, उस पर डिपेंड करता है रिवर्सल कैसे होगा। अगर सिर्फ अवेलमेंट हुआ है तो क्रेडिट का डेबिट कर दो, अकाउंट में हिसाब सेटल। लेकिन यही अगर यूटिलाइज हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, तो पेमेंट के टाइम पे फिर आपको नेक्स्ट टाइम उतना कैश और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो पिछली बार आपने कम पे किया। समझ आए। तो कहीं पे भी ये लिखा आता है आईटीसी का रिवर्सल करना है, तो दोनों में से कुछ भी मतलब हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट्स में अभी आप किस स्टेज पे हो, दैट डिपेंड्स। तो ये लोग उसमें ऐसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि अवेलमेंट हुआ है या यूटिलाइजेशन हुआ है, वो तो असेसी पे डिपेंड करेगा कि उसकी सिचुएशन क्या है। आया समझ में। तो दिस इज एक्चुअली आईटीसी रिवर्सल। यहाँ पे यही बोला सबसेक्शन 4 में कि आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में आ गए या नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में आ गए और आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा है स्टॉक के ऊपर, तो उतना रिवर्सल करके उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 1 का रिवर्स है, ऑपोजिट सिचुएशन है।
रिवर्सल वाले केस में नहीं, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ इंटरेस्ट का पॉइंट बोला नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसा है कि आपने एक्सेस या रॉन्ग यूटिलाइजेशन नहीं किया था, ये सिचुएशन की वजह से हुआ। अगर आप एक्सेस यूटिलाइजेशन कर लेते हो और वो प्रूव होता है बाद में और फिर आपको कैश में पे करना पड़े, तो वो इंटरेस्ट के साथ होता है, लेकिन इसमें अभी इंटरेस्ट की बात नहीं की। चलो आगे बढ़े। रूल नंबर 44 भी अभी पेंडिंग रहेगा, और सम के साथ ही बताऊंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, उसमें कैलकुलेशन आएगी। नेक्स्ट सब सेक्शन 5, अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर। कुछ भी नहीं बोला इसमें, बोला प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब होता है कि रूल्स में जाके देख लो, और रूल अपने सॉल्व करेंगे ही आगे तो कवर हो जाएगा। तो ऐसा सबसेक्शन 5 में कुछ भी नहीं है। 6 पे चलते, पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स आफ्टर यूज। सिचुएशन बता देता हूँ, कैलकुलेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले आप सिचुएशन समझ लो कि हो क्या रहा है। बात किसकी हो रही है? स्पेसिफिक कैपिटल गुड्स की। तो वो ध्यान रखना कि ये सबसेक्शन जो है ये सिर्फ कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहा है, इनपुट के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्लियर? कैपिटल गुड्स का मतलब प्लांट एंड मशीनरी से है। हम एग्जाम्पल में देख रहे थे कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, इट इज प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी सपोज आपने परचेज की है, अब देखो ये भी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन अगेन, जहाँ डिपार्टमेंट को ये डर था कि भाई आईटीसी का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा अगर हमने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक मशीन खरीदी प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन के लिए। अब एक मशीन की लाइफ कितनी होगी? 5 साल 10 साल तो होगी ऑन एन एवरेज। मैंने वो मशीन को खरीदा, उसके ऊपर मैंने जीएसटी चुकाया। अब जीएसटी चुकाने के बाद हमने देखा है कि ये आईटीसी के तौर पे तो इमीडिएटली क्लेम हो सकता है। मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी है, उस पर मैंने 1,20,000 का आईटीसी भरा, वो मैं अगले महीने एक साथ भी पूरा यूज कर सकता हूँ अगर मेरा उतना आउटपुट सेल हो रहा है सामने और उतना आउटपुट जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। इसमें प्रपोर्शनेट मंथली डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा क्लेम कर लो। तो मैंने तो क्या किया, अगले ही महीने पूरा 1,20,000 सेट ऑफ करके अपना बेनिफिट क्लेम कर लिया। अब ये मशीन को मैंने यूज किया 6 महीने 8 महीने 1 साल, उसके बाद मैंने वो मशीन किसी और को सेल आउट कर दी, मतलब आफ्टर यूज मैंने कैपिटल गुड्स को डिस्कार्ड कर दिया। अभी सिचुएशन में क्या होगा, मुझसे सेकेंड हैंड में जो ये मशीन खरीदेगा मैं उससे भी जीएसटी चार्ज करूंगा, क्योंकि मशीन पे जीएसटी है। अब वो जो जीएसटी पे करेगा वो भी तो उसका पूरा क्रेडिट मांगेगा गवर्नमेंट से। तो 10 लाख की मशीन सपोज मैंने 6 लाख में बेच दी, तो 6 लाख पे 12% मैं भी तो आपसे चार्ज करूंगा और गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, तो आप भी तो पूरा 72,000 का आईटीसी मांगोगे। अब मैंने ऑलरेडी 1,20,000 का आईटीसी ले लिया, उसी मशीन पे आप 72,000 का आईटीसी ले रहे हो, तो डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है यहाँ पे। एक ही एसेट पे कितनी बार पूरा पूरा आईटीसी हर किसी को देते रहेंगे। और ऐसा अगर अलाउ कर दिया तो लोग क्या करेंगे, असेट को शॉर्ट टर्म में सेल करते रहेंगे, आईटीसी बड़े बड़े अमाउंट का क्लेम करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो 18 सबसेक्शन 6 है वो क्या बोल रहा है वो समझो। उन्होंने ये बोला कि अगर कैपिटल गुड्स आप आफ्टर यूज किसी को ट्रांसफर कर देते हो, डिस्कार्ड कर देते हो, तो आइडियली आपको पूरा आईटीसी नहीं मिलना चाहिए था। और ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, एक मशीन की लाइफ कुछ साल की तो होगी। इन्होंने यहाँ पे रूल में जो अजम्पशन लिया है दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। तो मैं आपको 5 ईयर्स ही कोट कर रहा हूँ और कोई ड्यूरेशन नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने रूल में 5 साल की लाइफ अज्यूम की है कैपिटल गुड्स की, या 60 मंथ्स बोला हुआ है। तो 5 साल की लाइफ अज्यूम की, उसका मतलब वो 1,20,000 का आईटीसी अगर मुझे पूरा वसूल करना है तो मुझे मशीन को आइडियली मिनिमम 5 साल यूज करना चाहिए था। तो सरकार मान लेती कि ठीक है 1,20,000 का आईटीसी आपको हमने दिया, उसके बदले आपने 5 साल मशीन को यूज किया तो वसूल हो गया। आपने 1,20,000 का आईटीसी अगले महीने यूटिलाइज कर लिया और 1 साल में मशीन बेच दी। तो जिस मशीन की लाइफ 5 साल थी उसको आप 1 साल में बेच दोगे, तो आइडियली आपको आईटीसी भी तो उतना प्रपोर्शन में मिलना चाहिए था। फिर पूरा 1,20,000 आपने क्यों क्लेम किया? समझ आया ये चीज? तो ये वो रिवर्सल कराएंगे आपसे। इसमें बोलेंगे कि 120 आपने क्लेम कर लिया था, ठीक है, बट क्योंकि आपने मशीन को जल्दी राइट ऑफ कर दिया, तो जितना जल्दी आपने राइट ऑफ किया ना उतना प्रपोर्शनेट आईटीसी का रिवर्सल करो। और रिवर्सल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, या तो अवेलमेंट किया है तो एंट्री, और यूटिलाइज कर लिया तो कैश पे करो। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन यहाँ पे आने वाली है सबसेक्शन 6 में। लेकिन जब मैं आपको अभी रूल पढ़ाऊंगा तो कैलकुलेशन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अभी सिर्फ थियोरेटिकली बताया, इंप्लीमेंटेशन अभी बाकी है। डन? अब उसके नीचे एक पॉइंट आपको दिखेगा, टैक्स टू बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ रीफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, ये सब जो बोला है ये उसी से कनेक्टेड पॉइंट है। अगेन प्रैक्टिकल सम के बिना अभी नहीं समझ आएगा, तो ये मैं इंटेंशनली पेंडिंग रख रहा हूँ। पीछे अभी सम्स करवाऊंगा आपको ये सारे सेक्शंस पे, उसमें 1 to 1 रिलेट कराता जाऊंगा। क्लियर यहाँ तक? तो सेक्शन 18 में जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट है, और बाकी 19-20 अपन ने ऑलरेडी कल कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ सम्स देख सकते हैं अपने यहाँ पे, जो पीछे इलस्ट्रेशंस मैंने रखे हैं। और देखो ये सम्स है ना, आपको लिख के सॉल्व नहीं करने। एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, तो आपके लिए बड़े सम्स नहीं आने वाले। और फाइनल लेवल पे जब आता है जीएसटी का पेपर, टैक्सेशन का, तो उसमें ये सम्स पूछते हैं। तो एक एक एंट्री का एक एक मार्क होता है, 5 एंट्रीज है एक सम में, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
आपके लिए इतना बड़ा सम तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें से एक एक एंट्री करके वो पूछ सकते हैं, तो अपने सॉल्यूशन के साथ ही है, इसमें से अपने रिलेट करते जाएंगे तो भी चलेगा। पर्पस ये है कि सेक्शन जो आपको थियोरेटिकली समझाया उसका इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाए, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है। तो आप लिख के सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, मैं इसमें से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो देख लेते हैं। अब ये सेक्शन 60 to 20 वाले ब्लॉक के ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आईटीसी कितना अवेलेबल है कितना नहीं, ये आपको बताना है गिवन सिचुएशन में। देखो पर्टिकुलर्स में आपको कुछ इन्वर्ट सप्लाईज के बारे में दिया है कि आपने कौन से इन्वर्ट सप्लाईज खरीदे और उस पर आपने कितना जीएसटी दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या रीज़न है, कोई सेक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या क्या पर्पस है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो क्लियर करना है। देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला है। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, सितंबर 2020 का डेटा है, उन्होंने गुड्स परचेज किए विदाउट इनवॉइस और उस पर जीएसटी भरा 25,000 रुपये, मिलेगा आईटीसी। ये रीज़न इनवॉइस ही नहीं है। देखा था सेक्शन 16 में टैक्स पेड डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, गुड्स परचेज फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय एबीसी टू पीक्यूआर बट टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय पीक्यूआर लिमिटेड। बोलो समझ आ रहा है। मैंने आपसे गुड्स खरीदे, मैंने आपको जीएसटी पूरा दे दिया, आपने गवर्नमेंट को अभी तक आगे सबमिट नहीं किया, तो आईटीसी मैं क्लेम कर पाऊंगा या नहीं? नहीं। वो क्रोमा वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो ये वही सिचुएशन है। गुड्स परचेज नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बिजनेस पर्पस है ही नहीं, तो नो आईटीसी। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम टीटी लिमिटेड, इनवॉइस इज रिसीव्ड इन सितंबर 20 बट गुड्स वर रिसीव्ड इन अक्टूबर 20। बोलो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या रीज़न? गुड्स तो रिसीव हुए ही नहीं ना, तो भी आईटीसी मिलेगा। पर मंथली कैलकुलेशन होता है ना। सितंबर 2020 का जब रिटर्न भरोगे तो उसमें आईटीसी मिलेगा या गुड्स रिसीव होने के बाद मिलेगा? जब तक रिसीव नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा, रिसीव होने के बाद मिलेगा। सितंबर में गुड्स आ जाते तो आप अक्टूबर में जब रिटर्न भर रहे होते तो क्लेम कर सकते थे, लेकिन गुड्स अक्टूबर में आए तो फिर नवंबर वाले रिटर्न में क्लेम होगा, इस मंथ के रिटर्न में क्लेम नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था ना गुड्स का एक्चुअल रिसीव होना जरूरी है। आप रिसीव करो, आपके बिहाफ पे कोई और रिसीव करे चलेगा, लेकिन कोई रिसीव तो करे, उसके बाद ही आईटीसी मिलेगा ना। लास्ट पॉइंट, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड, एबीसी लिमिटेड हैज मेड पेमेंट, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आईटीसी नहीं मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, क्या करें? मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल ट्रांजैक्शन है ना, तो फिर आईटीसी मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पेमेंट अक्टूबर में हुआ ना, फिर भी चलेगा। हमने 180 डेज वाला पॉइंट देखा था, याद है आपको? क्रेडिट पे अगर गुड्स परचेज किया भी है, आईटीसी एडवांस में ले लो, 180 दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो सितंबर के बदले पेमेंट अक्टूबर में हो गया, तो 180 डेज के तो अंदर हो ही गया है ना, तो आईटीसी तो क्लेम कर ही लिया आपने। 180 डेज में पेमेंट नहीं होता तो रिवर्सल की बात आती, लेकिन वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं। डेटा एक बार आप रीड करो, देखो क्या समझ आ रहा है, बोलो रिलेट हुआ कुछ? कौन सा पॉइंट है इसमें? लास्ट लॉट वाला, वो जो प्रोविजो अपन ने देखा था कि इंस्टॉलमेंट्स में अगर गुड्स आ रहे हैं तो जब तक आखिरी लॉट नहीं आ जाता तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते। जो 4th लॉट है वो रिसीव हुआ दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद जब जैन में रिटर्न भरोगे तब आईटीसी क्लेम कर लेना, तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया, लेकिन पॉइंट छोटा सा ही था। फाइनल में वैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ सेक्शन भी समझाना पड़ता है, इसलिए वो कंटेंट उस हिसाब से रहेगा, बट अपने लिए ऐसा इशू नहीं। थर्ड क्वेश्चन थियोरिटिकल है, वो आप खुद से पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, मैं कैलकुलेशन वाले समझा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन में करेक्शन कर लेना, ताकि आप घर पे सॉल्व करो तो कंफ्यूजन नहीं हो। वो जो 10 डेज लिखा है ना उसमें लास्ट में देखना, विद इन 10 डेज बोला है ना, वो 10 डेज नहीं, वो 180 है, वो टाइपिंग एरर है, एक्चुअली 180 है वो, 10 डेज नहीं। सॉल्यूशन के साथ ही आप पढ़ोगे तो आराम से सिचुएशन रिलेट हो जाएगी। 4th इलस्ट्रेशन है वो देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है और इन्होंने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया, ये सब बोला हुआ है, और भी कुछ इन्वर्ट सप्लाईज है। अब जीएसटी पे कर रखा है, वही बताना है कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर यूज्ड इन फैक्ट्री, मिलेगा आईटीसी? मिलना चाहिए, बिजनेस का खर्चा है ना, कैपिटल गुड्स है, आईटीसी ले लो। मोल्ड एंड डाइज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, ये भी बिजनेस एक्सपेंस ही तो है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विच इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री, ये भी क्लेम कर लो, ठीक है। कैपिटल गुड्स परचेज्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू
इंक्लूडिंग द इनपुट टैक्स। तो अपने पास ऑप्शन था आइदर गो फॉर डेप्रिसिएशन और गो फॉर आईटीसी। यहाँ क्लियर बोल दिया कि हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तो फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टूड है। फिफ्थ पॉइंट में कैपिटल गुड्स यूज्ड एज पार्ट्स परचेज फ्रॉम सप्लायर हु पेड टैक्स ऑफ ₹10,000 अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड कॉम्पोजिट टैक्स हैज नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम एक्स लिमिटेड। बोल क्यों ऐसा? तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हमने टैक्स दिया या सामने वाले ने अपनी पॉकेट से भरा? कॉम्पोजिशन में तो सप्लायर अपनी पॉकेट से भरता है ना, बायर से तो कलेक्ट करता नहीं। हम बायर है, हमने जो भी एसेट परचेज किया उस पर हमने जीएसटी अपनी पॉकेट से भरा ही नहीं है, तो हम आईटीसी कैसे ले सकते हैं? क्लियर है? तो यहाँ पे कोई आईटीसी नहीं आएगा। बस तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है आपको। तो ये इंडिविजुअल एंट्रीज है, एक एंट्री आपको एक एमसीक्यू के फॉर्म में वो पूछ सकते हैं और पूरा ऐसा सम नहीं आएगा, वो इम्प्लाइड है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोला है? मोटर व्हीकल की बात हो रही है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 7 पीपल इंक्लूडिंग ड्राइवर। बोलो मिलेगा? नहीं, क्योंकि अप टू 13 पीपल है तो नहीं मिलेगा। मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 14 पीपल मिलेगा, क्योंकि 13 से ज्यादा हो गया ना, तो मिलेगा। मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स है ना तो वो ट्रक है, तो फिर आप क्लेम करो। फोर्थ पॉइंट, फूड एंड बेवरेजेस प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट केटरर्स फॉर बीइंग यूज्ड इन डीलर्स मीट, ये नहीं मिलेगा। देखो फूड एंड बेवरेजेस वाला जो है ना वो 17 सबसेक्शन 5 में एग्जेम्पशन में था कि उसमें आपको ब्लॉक क्रेडिट में ही था, नहीं मिलता आईटीसी। अब भले डीलर मीट है उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन बिजनेस के लिए भी आप खाने पीने का खर्चा करते हो तो उसका आईटीसी नहीं है। ऑफिस में आप स्टाफ के लिए कुछ खाना पीना मंगवा लो, उस पर आप जीएसटी भरो रेस्टोरेंट वाले को, उसका भी आईटीसी नहीं है। डीलर्स की मीटिंग रखी है, लोगों को इन्वाइट किया है तो उनके लिए खाना रखा है, उसका भी आईटीसी नहीं है। तो ये नहीं अलाउ किया हुआ है, तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा उसको। सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बोलो मिलेगा या नहीं? जो व्हीकल है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रहा है ना, तो व्हीकल का भी तो आपको आईटीसी मिला होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इंश्योरेंस है, सर्विस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, उसमें भी अगर जीएसटी जा रहा है तो उसका आईटीसी भी मिलना चाहिए। ठीक है। सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 7, क्योंकि जब वो मेन व्हीकल पे आईटीसी नहीं है तो फिर उसके साथ जो चीजें हैं उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लास्ट में ऊपर वाले पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के रिलेटेड बोला है। तो मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए 14 की कैपेसिटी तो आईटीसी मिलता है, तो उस पर फिर रिपेयर्स वाले केस में भी आईटीसी मिलेगा इम्प्लाइड। ठीक है, डन। तो ये इलस्ट्रेशन 5 भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट 6th वाला देखें, इनपुट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, मिलेगा ना। फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट केटरर्स फॉर एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मिलेगा। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आ गया ना, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल दिया था कैब का, वैसे यहाँ पे फूड का एग्जांपल है। नेक्स्ट, गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, है ना, बिजनेस का खर्चा है ना, तो मिलेगा। गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, रीजन इमूवेबल आने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। लास्ट पॉइंट, इनपुट स्टोलन फ्रॉम फैक्ट्री स्टोर, स्टोलन वाले में हमने देखा ही था, फिर चोरियां बढ़ जाएंगी ना फिर, इसीलिए। सेवेंथ वाला आप 2 मिनट लेके खुद से ट्राई कर लो, देखो आपको रिलेट हो रहा है क्या, और डिस्कस मत करना, आपको एक एक एंट्री समझ आ रही है कि नहीं वो आप देखो, पहले सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन से रिलेट करना। गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर, तो ये अपन ने देखा था ना, आप कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। वो एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला और एक ओन अकाउंट वाला पॉइंट देखा था। तो दोनों में हमने देखा क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाओ या खुद से प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराओ, जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिजल्ट कर रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगा। उसमें लिखा था अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवा रहे हो तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन इमूवेबल में नहीं मिलेगा। क्या हुआ इसमें 7 में, 7th वाले में, अच्छा 4th वाला बोला ना, ऑर्डर में चलते, पहले 4th वाला देख लेते। गुड्स यूज्ड, 3rd भी है क्या? सेकंड हो गया, 3rd देख लें। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, क्या करें, मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो गए ना,
तो भी नहीं मिलेगा। नेचुरल कैलेमिटी के नाम पे भी लोग फायदा ले लेते हैं उसका। उन्होंने क्लियर ही बोला था ना, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का कोई रीज़न तो बोला नहीं था कि नेचुरल कैलेमिटी होगी तो अलाउ कर देंगे, तो वो लॉस तो पूरा लॉस है, उसमें आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर्स इज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये P&L अकाउंट बोलने का मतलब ये है कि आपने एक खर्चे को कैपिटलाइज नहीं किया। कैपिटलाइज नहीं किया मतलब इस पे कोई आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करने वाले, तो आप ITC ले सकते हो। रिपेयर एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म होते हैं ना, मेंटेनेंस के लिए। P&L में आप कौन सा खर्चा लेके जाते हो जिसका बेनिफिट आपको 12 महीने में मिल जाने वाला है, और जो खर्चे का बेनिफिट आपको 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मिलने वाला है, वो आप कैपिटलाइज करते हो, बैलेंस शीट में लेके जाते हो। बैलेंस शीट में लेके जाओगे तो उस पर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो और ITC भी ले सकते हो, योर चॉइस। बट यहाँ तो क्लियर बोल दिया है कि P&L में गया तो डेप्री वाला पॉइंट तो है ही नहीं, तो आप ITC क्लेम कर लो, वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया ना, रिपेयरिंग वाला। पेपर फॉर फोटोकॉपी मशीन मिलेगा ना, 6th वाले में गिफ्ट, और लास्ट में इनपुट यूज फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक। देखो टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्चुअली में बिजनेस का ही खर्चा है। आपने कोई मशीन इंस्टॉल की, प्रोडक्शन कर सैंपल बना के देख रहे हैं, तो उसमें तो खर्चा हो ही रहा है ना, वो तो बिजनेस के पर्पस के लिए ही तो है। क्योंकि बाद में जो कमर्शियल प्रोडक्शन फाइनली आप करोगे, जो यूनिट्स रेडी होंगे वो आप बेचोगे, तभी कस्टमर से पैसे मिलेंगे। तो सैंपल बनाना, प्रोटोटाइप डेवलप करना, टेस्ट करके देखना कि मशीन बराबर ठीक से काम कर रही है कि नहीं, तो वो तो बिजनेस के एक्सपेंस में आता है। तो जो चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है उसमें ITC देने में उनको प्रॉब्लम नहीं। अब ये सैंपल टेस्टिंग जो है वो बार बार थोड़ी ना होता है, तो डिपार्टमेंट को पता है कि कोई इसमें कितना ही फ्रॉड कर लेगा हमारे पास। स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, थेफ्ट वाली चीज़ तो फिर रेगुलर होती रहेगी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई 100 यूनिट बेचे हैं तो 50 यूनिट तो हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनाए थे। मतलब सारा टेस्ट ही करते रहोगे, बेचोगे क्या, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वैसी सिचुएशन वहाँ पे होती नहीं है कि उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो बोला चलेगा, अलाउ कर देते हैं। अब क्रैश टेस्ट में अगर कंपनी अपने खर्चे पे करा रही है तो वो क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो उनके बिजनेस के लिए नेसेसरी एक्सपेंस होता है, तो चलेगा उसमें। अगर उनका कुछ GST किया दैट इज ओके। गाड़ियों में होता है ना क्रैश टेस्ट करवाते, देखा, स्टार रेटिंग होती है, सेफ्टी रेटिंग होती है कि भाई गाड़ी में एक्सीडेंट होगा तो आपके बचने के कितने चांस है और कितने नहीं है, तो उसकी स्टार रेटिंग होती है, वे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार रेटिंग होती है। तो उसमें गाड़ी का एक्चुअली में एक्सीडेंट करवा के देखते हैं। तो गाड़ी में वो डमी रखा होता है, सीट बेल्ट पहना के ये वो उसको पूरा मॉनिटर करते हैं और क्रैश करते हैं गाड़ी को इंटेंशनली एक पर्टिकुलर स्पीड पे। तो उसको साइड से भी एक्सीडेंट होगा, फ्रंट साइड से डैमेज होगी, तो गाड़ी को एक्सीडेंट करवा के वो चेक करते हैं कि जो अंदर यूज़र, मतलब जो कार में बैठा हुआ है पर्सन, उसको कितना इम्पैक्ट हो रहा है और उसको बॉडी पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, एयरबैग ओपन हो रही है तो उससे उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सब चेक करके उसको पॉइंट्स देते हैं और उसके बेस पे एक रेटिंग डिसाइड होती है कि ये कार कितनी सेफ है। तो सेफ्टी का जो क्वालिटी चेक है उसके लिए वो लोग क्रैश टेस्ट करते हैं, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे भी कंपनी अगर अपने खर्चे पे करा रही तो बिजनेस का एक्सपेंस है, क्योंकि एक्चुअली वो क्रैश टेस्ट का रेटिंग आने से यूज़र में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है और अगर हम ये गाड़ी लेंगे तो सेफ है। तो लोग अगर हाईवे पे हाई स्पीड पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो ऐसी गाड़ी प्रेफरेबल है जिसके सेफ्टी फीचर्स बेटर हो। और अगर आप सिटी में अगर लोकल लेवल पे नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो एवरेज गाड़ी भी चलेगी, दैट डिपेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8, गुड सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन अ फैक्ट्री। ये कुछ नया टर्म है, आपके लिए बता देता हूँ। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब ये है कि आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड्स बना रहे हो तो खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहे हो, ये चीज़ आप किसी को बेचने के लिए नहीं बना रहे हो। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब खुद ही यूटिलाइज कर लेना। जैसे आपकी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद आपके लिए दूसरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, ये कुछ वैसा हो गया। ठीक है, जैसे शुगर फैक्ट्रीज है तो शुगर केन के फार्म्स खुद के ही खरीद लिए, शुगर केन खुद ही ग्रो कर रहे हैं और उसको अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। तो शुगर केन ग्रो करके बाहर नहीं बेचते, अपनी फैक्ट्री में यूटिलाइज करते हैं। तो इस टाइप का जो यूज़ है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ कैप्टिव कंजम्पशन। वैसा तो है तो बिजनेस का ही खर्चा, ITC देने में क्या प्रॉब्लम है। गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड द सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड है फिर वो इमूवेबल हो गया, ठीक है, कैपिटलाइज हो गया तो इसलिए उस पर ITC नहीं दे रहे। सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, तो ये मूवेबल गुड्स का खर्चा है, तो यहाँ ITC मिलेगा। फाउंडेशन सेट करना जरूरी है, क्योंकि आप फाउंडेशन नहीं बनाओगे वो मशीन सेट किसके ऊपर होगी, रखोगे किस पे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे आपको ITC दिया जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट्स यूज्ड इन ट्रायल रन, ये तो अभी ऊपर बात हो रही थी, सेम ही है। फूड एंड बेवरेजेस नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो
इलस्ट्रेशन 9 रीड ओनली है, आप घर पे भी पढ़ सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कुछ और सम्स है जो आप घर पे सॉल्व भी करके देख सकते हो। एक आइडिया आपको आ गया है कैसे इसको अप्लाई करना है। इलस्ट्रेशन 10 सॉल्व हो जाएगा। इलेवन भी हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा, उसी टाइप के हैं। क्या वो नहीं, मुझे पता है ना कितने करवाने, सारे नहीं होंगे। 12 तक हो जाएंगे। 19th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, वो नंबरिंग पे मत जाओ, वो मैंने जिस बुक में से क्वेश्चन लिए ना उसके साथ मैच करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो है उस पर आप आ जाओ। अब ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, मुझे करवाना पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन 19 जो है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 से रिलेटेड है। आपको सेक्शन पहले तो याद आना चाहिए। 17 सबसेक्शन 4 वो बैंक और NBFC और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको 50% वाली स्कीम मिलती है कि या तो 50-50 ITC क्लेम कर लो या एक्चुअल कैलकुलेशन करो। वो जो पॉइंट था मैंने आपको बोला था कि उसमें इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन जो है उसको अलग से रखा जाएगा। तो टोटल ट्रांजेक्शन जितने भी आपके हो रहे हैं पहले तो आप डिवाइड करो आउटसाइडर के साथ कितने और अपनी खुद की ब्रांचेस के साथ या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कितने, और फिर उसमें से आगे कैलकुलेशन होगा। तो ये इलस्ट्रेशन उसका ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, रिलेट कर लेते हैं तो कैसे गिनना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बैंक का एग्जाम्पल दिया जैसे मैंने आपको बोला। अब इन्होंने स्कीम के लिए ऑप्ट किया हुआ है, ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया क्योंकि ऑप्शनल स्कीम है ना, तो 50% वाली स्कीम के लिए इन्होंने ऑप्ट किया है। अब ITC जो अवेलेबल है पर्टिकुलर मंथ के लिए, अगस्त के लिए, वो 90,000 रुपीज़ है और 90,000 का बाइफर्केशन नीचे टेबल में दे रखा है कि 90,000 रुपीज़ एग्जैक्टली कौन सा ITC है, कौन सी चीज़ों की वजह से है। अब अगर आप स्कीम में जा रहे हो तो फिर आपको ये कैसे क्लेम करने को मिलेगा और कितना ITC आप क्लेम कर पाओगे ये कैलकुलेट करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। और 90,000 का बाइफर्केशन आप पढ़ लो, उसमें यही डिवाइड करना है हमें कि कितना ITC वो इंटर ब्रांच सर्विसेज से रिलेटेड है और कितना आउटसाइडर के साथ हमने ट्रांजेक्शन किया। देखें कुछ पता चल रहा है इसमें से। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स, मुंबई हेड ऑफिस, तो ये तो अपनी ब्रांच के साथ ही हो गया ना। बाकी केटरिंग सर्विस, गुड्स ऑब्सोलीट, ऑडिटिंग सर्विस, पर्सनल यूज, ये सब अलग चीज़ें हो गई। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो जो टोटल अमाउंट है ना ITC का 90,000, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उसके साथ कितना हमने ट्रांजैक्शन किया और आउटसाइडर के साथ जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कितना GST गया। यहाँ पे जो अमाउंट है वो 18,000 बोला, तो रिमेनिंग कितना होगा 72। अब ये 72 पे अपने को कैलकुलेशन करना है कि इसमें से कितना ITC अवेलेबल है और कितना अवेलेबल नहीं है। एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले जो एंट्री है, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज रिसीव्ड फॉर इट्स एम्प्लॉइज विच इज नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसका ITC मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता है ना। तो अब 50-50 वाली स्कीम लगानी है, ठीक है, लेकिन 50-50 वाली स्कीम आप लगाओगे भी तो भी उस अमाउंट पे लगाओगे ना जो एलिजिबल है। जो इनएलिजिबल वैसे भी था उसको थोड़ी ना गिनेंगे इसमें, ये तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। तो पहले आपको इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी जिन पे वैसे भी ITC नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो आउटडोर केटरिंग वाला बोला है इस पर ITC अवेलेबल होता नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर ये चीज़। बाकी दूसरी एंट्री में गुड्स दैट हैज बीन ऑब्सोलीट एंड हुज वैल्यू हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका ITC मिलता है क्या? ऑब्सोलीट, रिटर्न ऑफ नहीं, वो अपन ने देखा था ना स्टोलन डिस्ट्रॉयड वाला, उसी में ये पॉइंट भी लिखा था। तो 2500 का भी वैसे भी ITC मिलने वाला नहीं था। नेक्स्ट ऑडिटिंग सर्विसेज, मिलेगा इसका ITC? हाँ, ये तो मिलना चाहिए क्योंकि ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसको रहने देते हैं इस लिस्ट में। गुड्स विच आर यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉइज, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी लेस कर देते हैं। अब ये सब लेस करने के बाद ये कितना बच रहा है? 48,600। ये है ITC का वो पोर्शन विच इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट या स्कीम, जो भी अपने बात कर रहे हैं 17 सबसेक्शन 4 में। तो 48,600 का जो आपका अमाउंट आया है वो एलिजिबल है जिसपे आप वो स्कीम अप्लाई करोगे 50-50 वाली। ठीक है, तो अब इसका 50% जो है वो आप क्लेम कर लो और 50% भूल जाओ। बोलने का मतलब ये हुआ, तो 50% इसका कितना आ जाएगा 24,300। तो ये अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो 50% वाली स्कीम के हिसाब से। अच्छा, ये 18,000 क्लेम करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पे वो 50-50 वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, यही बोला था ना प्रोविजो में। तो 50-50 वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब पूरा क्लेम करो क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो टोटल अमाउंट जो आपको ITC का क्लेम करने को मिल रहा है, एक तो 18,000 और दूसरा ये 24,300। टोटल कर लो कितना हो रहा है, 42,300। ठीक है, तो ये आप टोटल क्लेम कर सकते हो 17 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगा, जितना भी टोटल आपने इनपुट टैक्स पे किया
दो पार्ट में डिवाइड करो, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कितना, आउटसाइडर के साथ कितना। आउटसाइडर के साथ जो भी इनपुट टैक्स वाला पॉइंट है उसमें से ये सारे अमाउंट्स आप लेस कर दो पहले, जिन पे वैसे भी आपको आईटीसी मिलने वाला नहीं था। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो पहले 72 पे डायरेक्ट 50% लगा देते हैं, इसमें तो गवर्नमेंट को लॉस ही होने वाला है, आपको ज़्यादा आईटीसी मिल जाएगा। तो 72 का डायरेक्ट 50% करते 36 आता, और आ कितना रहा है 24,300। ज़्यादा आईटीसी क्यों देंगे? वो बोलेंगे आप स्कीम में जाओ या ना जाओ, ये आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था। आउटडोर केटरिंग सर्विस, नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, पर्सनल यूज़, ये सब चीज़ों का आईटीसी तो ऐसे भी नहीं मिलता। तो जब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम स्कीम के लिए, तो जो आईटीसी एलिजिबल है उसमें से 50-50 करेंगे ना, इन एलिजिबल वाले पे थोड़ी ना लगाएंगे। तो पहले आपको ये तो माइनस करना ही पड़ेगा, फिर जो बचेगा एलिजिबल आईटीसी उसका 50% क्लेम करो और 50% भूल जाओ। आया समझ में? तो ये पोर्शन आप क्लेम कर सकते हो, और ये 18 तो आपको वैसे भी क्लेम करने को मिल ही रहा था। तो फाइनली जो क्लेम कर सकते हो वो ये अमाउंट बनेगा 42,300। आ गया समझ में? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो तो ये इलस्ट्रेशन 19 आपका कंप्लीट। ट्वेंटी आज सॉल्व नहीं करेंगे, अभी जो 20 वाली सीरीज है 20, 22, ये सेक्शन 18 से रिलेटेड है, 23 भी वही है, 24 तक यही चलने वाला है, 24, 25। और जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है ना 26, 27, 28, ये आपके आईएसडी वाले क्वेश्चन है, सेक्शन 20 से रिलेटेड है। तो इनको आज नहीं रखते, ये सम्स कराने में टाइम लगेगा, तो कल अपने बाकी के इलस्ट्रेशन कंप्लीट करके ना सम्स के साथ पूरा आईटीसी अपना पैकअप कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखो, इनफ।